गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास बेटा। योर टॉपिक इज सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग भी कहते हैं इसको। आज हम इसका लास्ट पार्ट जो है मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है बेटा। तो डेमोक्रेसी सिस्टम में भारत में जानेंगे आज हम भारत में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की, क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जाना कि बेल्जियम के अंदर जो सरकार है और श्रीलंका के अंदर जो सरकारें हैं वहाँ पावर शेयरिंग किस प्रकार की है। तो अभी हम भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जो है जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यहाँ पर जो जनता है वो अपने आप को, जो पर्सन है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा है यहाँ पर सरकार के 3 जो अंग होते हैं। ठीक है। पहला होता है विधान पालिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है आपकी न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम बात करें विधान पालिका की, जिसको आप लेजिस्लेचर भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं और लेजिस्लेचर जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों इकट्ठा ज्वाइन होके मिलकर जो है कानून फ्रेम करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है बेटा। फिर है एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर आपके जो प्रधानमंत्री हैं और उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी शामिल होते हैं और ये पावर को, सत्ता को होल्ड करने का काम करते हैं। तीसरा है हमारा जुडिशरी सिस्टम मीन्स जो कोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, जिसको न्यायपालिका भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। आपके यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। तो इसको करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव वाली जो सेंस ऑर्गन्स होता है वही क्या करता है कि जो न्यायपालिका के आपके न्यायाधीश वगैरह हैं उनकी चुनाव प्रक्रिया में जो है राष्ट्रपति को सलाह देकर इनका जो चुनाव है वो कराते हैं। और बाद में क्या होता है कि जो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो स्वतंत्र हैं। उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसके जो मंत्री हैं उनके उनके जो कार्य हैं उनको देखना कि जो कानून फ्रेम किया गया है वो अच्छे से जो है लोगों के पक्ष में है या नहीं है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। तो हमारे यहाँ पर क्या है, 4 टाइप की जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है बेटा। लोकल गवर्नमेंट में क्या आते हैं, जो विलेजेस हैं या टाउन्स सिटीज़ का जो मैनेजमेंट होता है उसको आप बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। जैसे आपने अपने गांव में भी देखा होगा, सरपंच है, पंच है, और आपके गांव के अंदर जो भी काम कराना है, बिजली की व्यवस्था करानी है, पानी की व्यवस्था करानी है, सड़कों की व्यवस्था करानी है, गलियां पक्की करानी है, गांव में चौपाड़ बनवानी है, तालाब खुलवाना है, खेल स्टेडियम बनवाना है, ये सारा देख रेख का काम, या किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई है या किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया है तो वो सारे देखने का काम कौन करता है, लोकल गवर्नमेंट करता है। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट है आपका स्टेट लेवल। स्टेट लेवल आपने देखा हो, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो होती हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो इसमें जैसे आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है। फिर थर्ड है आपका यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जिसमें आपके प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्र सरकार होती है जिसके अंदर। तो इन सभी के ऊपर का ये गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, या पूरे देश के लिए जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह से काम करेगी, ये सारा देखने का काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और बेटा इसके ऊपर भी एक गवर्नमेंट होती है जिसको आप बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट में कौन होता है, क्योंकि तीनों लेवल तो आपने देख लिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट होती है इन तीनों के ऊपर की गवर्नमेंट, इन तीनों के ऊपर की सरकार। ठीक है। जिसको आप प्रथम जो भारत का नागरिक होता है उसके रूप में जानते हैं, मीन्स राष्ट्रपति। ठीक है। पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं वो पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है वो उनकी देखरेख में
चलाया जाता है, उनके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है बेटा। तो पावर शेयरिंग के लिए नेक्स्ट जो नंबर 3 पे है, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। तो जो सोशल ग्रुप हैं, जो सामाजिक समूह हैं, उनके बीच में भी सत्ता का हस्तांतरण किया गया है। कैसे? जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है। महिलाओं के लिए भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं इनमें से कुछ ग्रुप्स के जो नाम है वो आपको बताती हूँ। जैसे है महिला संगठन है, छात्र संगठन है, डिफरेंट टाइप की यूनियंस हैं, किसान संगठन है। ठीक है। तो ये जो दबाव समूह होते हैं या ये जो संगठन होते हैं, ये क्या काम करते हैं? इनके पास भी पावर्स होती है। ठीक है। ये भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं। फिर है आपका पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। आप देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो डिफरेंट टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उसके वो जो पार्टीज़ हैं वो अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट हैं वो खड़े करते हैं, और चुनाव के दौरान वो सभी पार्टियां जो हैं सीट अलॉट करती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और उसके बाद वो डिफरेंट टाइप की जो पार्टियां हैं वह चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में खड़े होते हैं। और जिस भी पार्टी को जो है ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो वही पार्टी जो है वो सेंटर में जाके जो अपनी गवर्नमेंट है वो बनाती है। ठीक है। तो इसलिए जो पावर सेपरेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। और भारत के अंदर आपने जाना कि जो पावर सेपरेशन है वो किस तरह से की गई है। तो इस तरह से ये लास्ट वीडियो है बेटा, इसका जल्दी से हम क्विक रिकैप ले लेते हैं। जैसे आपने देखा कि बेल्जियम के अंदर जो क्षेत्रीय सरकार है वो बना दी गई है और क्षेत्रीय सरकार को ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं, क्योंकि बेल्जियम की सरकार बहुत ही समझदार निकली। उन्होंने देखा कि अगर आप डच और फ्रेंच के बीच में इस तरह से भेद चलता रहा तो देश जो है वो गृह युद्ध की स्थिति में आ जाएगा। उससे बचने का तरीका उन्होंने निकाला कि दोनों ही भाषाई जो समूह है उनको इक्वल समान रूप से सरकार के अंदर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करा दिया। दूसरा आप लेते हैं श्रीलंका का उदाहरण। श्रीलंका के उदाहरण में आपने देखा कि जो सरकार है उन्होंने जो सेहरा भाषी लोग हैं या सिंहली भाषी जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। विश्वविद्यालयों वगैरह में जो है जो सिंहली स्टूडेंट्स हैं उनको वरीयता प्रदान की गई, जिसके कारण जो तमिल हैं वो उनसे सरकार से जो है वो बहुत खफा हो गए, और खफा होने के बाद उन्होंने वहाँ पर सशस्त्र जो है विद्रोह शुरू कर दिया। तो श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। तमिल इलम जैसे आतंकवादी संगठन का गठन वहाँ पर हो गया। तो इससे क्या हुआ कि अगर आप ठीक तरीके से पावर सेपरेशन नहीं करते हैं, शक्ति का पृथक्करण नहीं करते हैं, शक्ति का हस्तांतरण नहीं करते हैं, तो जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं वो स्थिर नहीं रह पाई हैं और वो जल्दी ही उनको हटा दिया जाता है, या वो देश जो है वो गृह युद्ध की स्थिति में चला जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, सत्ता का जो है सेपरेशन किया जाए, सत्ता को बांट दिया जाए अलग अलग लेवल पे। ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। ये लास्ट वीडियो है बेटा। सभी बच्चे जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखें ताकि आप जब आप एनसीईआरटी बुक से चैप्टर पढ़ें तो आपको ये पता लगे कि हाँ आपने ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी थी, और जिससे आपको लेसन को समझने में आसानी भी होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।